सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, डीएलएड के लिए जो आपका फोर्थ सेमेस्टर मैथ विषय में जो राजन सीरीज नया आया है 2025 संस्करण का, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ और इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया है। सभी जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, 74 प्रश्न दिए गए हैं, सभी 74 प्रश्नों को मैंने 3 पार्ट में जो है कंप्लीट करा दिया है। बहुविकल्पी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 क्लासेस आपको मिल जाएंगी और जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तीनों क्लासेस को आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं पृष्ठ संख्या 10 पे, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यही प्रश्न इस तरीके से यहाँ पे आपके लिए सेट मैंने किया है, इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, अब बात को समझ गए आप। इसी तरीके से आपको फोर्थ सेमेस्टर के सभी विषय पढ़ाए गए हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। सभी विषयों का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अब समझिए आप यहाँ पे कि आपको सभी जितने प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जितने पूछे जा सकते हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। और इस तरीके से सरल भाषा में यहाँ पे डिस्कशन होगा कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस क्लास को अभी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि जो है सभी तक ये क्लास पहुंच जाए, सभी लोग जुड़ जाएं और हम आगे बढ़ें। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 है। 2023 में, मतलब इससे पहले जो आपकी परीक्षा हुई थी उसमें ये पूछा हुआ प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 243 के घाते 3/5, 243 के घाते 3/5। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे किसी संख्या कोई 4 है, 4 के घात में 2 लिखा, तो आपको पता है कि 4 का 2 बार गुणा। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। यहाँ पे देखिए, जो बटे में होता है समझ लीजिए कि वो उतनी करनी लगी हुई है। तो यहाँ पे 5 घात की करनी लगी हुई है और 243 का क्यूब हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको जो 3/5 है, अगर यही बटे वाला नहीं होता तो हम इस 243 का 3 बार गुणा कर लेते और जो मान आता वही हमारा सरलतम रूप हो जाता। यानी कि हमको दिक्कत इसी बटे वाले 5 से है। तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है 243 को किसी संख्या के घात के रूप में अगर हम लिखें तो हो सकता हो कि जो घात बने वो 5 बने और कट जाए। तो अब 243 के बारे में सोचिए, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। तो 3 अट्ठे 24 और 3 एक नम 3, फिर 3 दूनी 6 और फिर 21 हो जाएगा। तो 7, फिर 3 से ये 9 बार में कट जाएगा, फिर ये 3 बार में कट जाएगा, फिर 3 कटेगा 1 बार में। यानी कि 243 को हम 3 का 5 बार गुणा लिख सकते हैं। 3 का 5 बार गुणा लिख सकते हैं इसको, 243 को, और ये हो गया घात में 3/5। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का 5 बार गुणा, 3 के घाते 5 और ये है 3/5। अब इसके बाद देखिए 3 के घाते 5 है और उसके घाते पूरे के घाते 3/5 है। तो जब घात के ऊपर घात होता है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 के घाते 5 गुणे 3/5। एक घात ये है, एक घात ये है, दोनों घातों का आपस में गुणा होगा। तो 5 से 5 कट जाएगा, ये अंश में गुणे के रूप में है, ये हर में, तो कट गया। बचा क्या, 3 के घाते 3, यानी 3 का 3 बार गुणा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। यही सरलतम रूप हो जाएगा, यही आपके परीक्षा में पूछा था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये भी आपके 2023 परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न संख्या 2 है। 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में ऊंचाई निम्नवत है। यहाँ पे 9 विद्यार्थियों की ऊंचाई आपको दिया है और पूछ क्या रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न में मिसिंग है। प्रश्न में आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे माध्यिका पूछा था, आपसे पूछा था इसका माध्यिका आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे
यहाँ पे इन्होंने सीरीज में प्रश्न पूरा लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माध्यिका निकालना था। आप पेपर देखेंगे, पेपर मैंने 2023 का सॉल्व कराया हुआ है, 22 का भी, उससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं लगभग मैंने सॉल्व कराए हैं पिछले 6-7 वर्षों के, तो वो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट नीचे लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। अब जब हमको माध्यिका ज्ञात करना होता है, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले काम जो करेंगे, जो भी आंकड़ा दिया गया है उस आंकड़े को हम क्रम में लगाएंगे। और क्रम में लगाने से मतलब है कि किसी एक क्रम में आप लगा लो, चाहे बढ़ते क्रम में लगा लो, चाहे घटते हुए क्रम में लगा लो। तो हम बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे, आसान रहेगा हमारे लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, आपको क्या दिख रही है यहाँ पे? 143। तो 143 लिख लीजिए। 143 के बाद 144 नहीं दिख रहा है, 145 दिख रहा है, तो 145 लिख लीजिए। 145 के बाद 146, 47, 48, 148 दिख रहा है, 148 लिख लिया हमने। इसके बाद देखिए 149, 50, 51 दिख रहा है, 51 को लिख लेंगे, 151। फिर इसके बाद क्या दिख रहा है? 153। और इसके बाद नहीं, 53 नहीं है, उससे पहले 52 है, तो 52 पहले लिख लेते हैं, फिर 53 लिख लेते हैं, 153। और इसके बाद 155, 163, 169, ये क्रम में है ही। 155, 163, 169, तो ये आपका क्रम में लग गया, ठीक, क्रम में लग गया। इसी तरीके से आप लिखेंगे दिए गए आंकड़ों को क्रम में लगाने पर। क्रम में लगा दिया आपने। अब इसके बाद आप देखेंगे कितनी संख्या है। n बराबर है 9। 9 विद्यार्थियों का आपका दिया गया है। 9 क्या होता है? विषम संख्या होता है, ऑड नंबर होता है। और ऑड के केस में माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगता है? माध्यिका के दो फॉर्मूले इस्तेमाल में आते हैं। अगर जो दी गई आंकड़े हैं उनकी संख्या विषम है तो ये जो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं वो लगेगा, नहीं तो सम के केस में दूसरा लगेगा, ठीक है। दो फॉर्मूले होते हैं। ये हो जाएगा n/1/2 वे पद का मान। n का मान कितना है? 9। 9/1 यानी कि 10। 10/2 कितना? 5, यानी कि यहाँ पे 5वें पद का मान। अब यहाँ पे एक गलती और हो सकती है, आप यहाँ 5 आए, यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या फिर 5वें पद का मान भी आप समझ रहे हैं कि 5वां पद जो है उसका मान हमको रखना है, तो आप यहाँ देखने लगो और 5वां पद बोल दो, ओ 143 है, तो ये 143 माध्यिका हो जाएगा। नहीं, जहां आपने क्रम से लगाया है वहीं आपका माध्यिका होगी। देखिए 4 पद इधर छूट रहे हैं, 4 पद उधर, बीच का जो हमारा अंक है, इसीलिए इसी को माध्यिका को मध्यांक भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 152, ये हमारा माध्यिका हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, समीकरण x² प्लस x माइनस 12 को हल कीजिए। तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हम लोग देखिए a इंटू सी निकालेंगे। तो a इंटू सी कितना आएगा? a का मान है 1, c का मान है -12, तो a इंटू सी हमारा आ रहा है -12, और b जो है हमारा वह है 1। तो इस b को हमको ऐसे तोड़ना है दो पदों में कि गुणा करने पे -12 आ जाए। तो -4 और 3 में तोड़ लेंगे, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए? गुणा करने पे दोनों पदों का ये -12 आना चाहिए, और जोड़ने पे 1 आना चाहिए। तो ये दूसरा वाला पद नेगेटिव कर लीजिए, छोटा वाला। तो यहाँ पे 4 और -3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको 4x माइनस 3x, बस x की जगह हम कितना लिख रहे हैं? 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। अब पहले दो पदों को देखिए, तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x धन 4, और यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x धन 4। -3 कॉमन लिया तो बचेगा धन x, और -12 में से -3 कॉमन लेंगे तो धन 4 बराबर 0। अब देखिए x धन 4 यहाँ है, x धन 4 यहाँ भी है, तो x धन 4 कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह से निकालिए, यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -3 बराबर 0, ठीक। अब समीकरण का हल आपसे पूछ रहा है। समीकरण, ये तो आपने समीकरण का गुणा कर दिया,
समीकरण को आपने इस तरीके से गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पे हल करेंगे तो x धन 4 गुणे x ऋण 3 है, तो इसको चाहे तो बराबर के उधर भेज दें तो हमको क्या मिल जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0 बटे x धन 4। तो 0 बटे x धन 4 कितना हो जाएगा, 0, और x का मान आ जाएगा 3। और इसी तरीके से x धन 4 बराबर 0 बटे x माइनस 3 भी हो सकता है। इसको अगर बराबर के उधर भेजें तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर ऋण 4। x के दो मान मिल जाएंगे आपको, x बराबर 3 और x बराबर ऋण 4। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण का हल। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 4 है, 10 सेंटीमीटर लंबे 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लोगों के लिए हो जाता है जिन्होंने थोड़ा सा ध्यान दे करके नहीं पढ़ाई की है या इस कॉन्सेप्ट के बारे में वो कभी समझने का प्रयास ही नहीं किए हैं। तो यहाँ पे बहुत इस प्रश्न को लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन हमेशा से मैं क्लियर करते आया हूं। यूट्यूब पे आप पूरा यूट्यूब देख डालोगे तो आपको कहीं इस प्रश्न का साफ सुथरा एक्सप्लेनेशन इस चैनल के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे प्रश्न में आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे बात हो रही है 10 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत की। आयत अपनी सीरीज उठा लीजिए आप, ये सीरीज को आप देख रहे हैं, ये क्या है, आयत की तरह है। ये आपकी लंबाई है, ठीक, और ये आपकी चौड़ाई, ठीक, समझ गए आप। अब बोल रहा है कि आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। अब आपका बेलन कैसा होता है, बेलन सिलेंडर आपका कैसा होता है, सिलेंडर आपका ये होता है बेलन, ठीक है, जैसे आपके घरों में गैस सिलेंडर होता है, ये आपका सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर बनता कैसे है, ये सिलेंडर एक तो देखिए कि मान लेते हैं ये पेज है आपके पास, इस तरीके से पेज है, और इस पेज को आप मोड़ करके, इस पेज को मोड़ करके, ये पेज है मान लेते हैं, तो एक सिलेंडर, तो देखिए एक पेज था मेरे पास और इस पेज को मैंने, इस सीरीज को एक पेज समझिए, और पेज को ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया तो ये क्या किस रूप में आ गया, देखिए बेलन के रूप में आ गया। ठीक, एक ये तरीका होता है जैसे बेलन बनता है। अब बेलन आप देख पा रहे हैं, ठीक, इस तरीके से ये क्या बन गया, बेलन, खोखला बेलन है लेकिन बेलन तो बना। अब इसी तरीके से एक ये बोल रहा है कि आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर, अब ये आपका आयत है, ठीक, अब इस आयत को लंबाई के परितः, आयत की लंबाई क्या है, ये बड़ी वाली भुजा, ये बड़ी वाली भुजा। अब इस बड़ी वाली भुजा के परितः घुमाने पर, इस बड़ी वाली भुजा के परितः घुमाने पर, देखिए इस तरीके से ये बड़ी वाली भुजा, अब इसको इसके परितः घुमाने पे, जैसे आपका दरवाजा रोटेट करता है वैसे देखिए ये घूम रहा है ना, तो ये जब घूमेगा तो ये आपको एक वृत्त बनाकर, एक बेलन बना करके देगा इस तरीके से। अब देखिए ये आपका आयत है। अब ये आयत जो है वो घूम रहा है, आयत जो है वो इस तरीके से घूम रहा है, तो ये घूम करके क्या बनाएगा, ये घूम करके बेलन का निर्माण करेगा, बेलन का निर्माण करेगा। तो इस तरीके से ये आपका आयत है। ये आयत जब है इस तरीके से लंबाई के परितः घूमेगा तो ये क्या कर रहा है, एक बेलन का निर्माण कर रहा है। यही इसने बोला है कि एक आयत है आपका जिसकी जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर है और ये जो चौड़ाई है ये 7 सेंटीमीटर है। अब इसको लंबाई के परितः जो है घुमाया गया है, लंबाई के परितः घुमाया गया जब, तो ये क्या है, बेलन का निर्माण हुआ। अब बेलन का निर्माण जो हुआ उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब आपने आयत को घुमाया है तो आयत की लंबाई चौड़ाई आपको पता है। अब जब आयत को आपने घुमाया इस तरीके से तो ये जो आयत की लंबाई थी ये देखिए आपकी ऊंचाई बन चुकी है बेलन की, और जो आयत की चौड़ाई थी वह आपकी त्रिज्या बन चुकी है। ठीक है, अब जिस बेलन का आपको त्रिज्या और ऊंचाई पता है उसका आप
आयतन तो निकाल ही सकते हैं। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहां से पाई रख लीजिए, मान चाहे 22/7, और आर कितना है आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर होगा 7 गुणे 7 और गुणे एच 10। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14, हाथ से लगाए 1, 7 दूनी 14, 1 15, 1540, और सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। ये आपका उत्तर आ जाएगा 1540। ठीक है, तो इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब अगर देखिए, जो पहला केस मैंने आपको मोड़ करके बताया था, इस तरीके से जो बेलन बनता है, उस बेलन वाले प्रश्न में आपको लिखा रहेगा कि ये देखिए, चौड़ाई को मोड़ करके बेलन बनाया गया। ये आपका आयत है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो इस तरीके से जब मोड़ा जा रहा है तो क्या मुड़ रहा है, चौड़ाई को मोड़ करके। लिखा रहेगा कि आयत की चौड़ाई को मोड़ करके बेलन बनाया गया। ये आयत की चौड़ाई को मोड़ करके बनाया जा रहा है, और इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये आयत की लंबाई को मोड़ करके, इस तरीके से आप मोड़ेंगे, एक पेज ले लेंगे तो अच्छे से मुड़ जाएगा। ये आयत की लंबाई को मोड़ करके बेलन एक फॉर्म किया जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें जब इस केस में जब आयत की चौड़ाई को मोड़ा जाएगा, तो आयत की चौड़ाई जो थी वो आपकी क्या बन जा रही है, जो बेलन है उसके आधार में जो वृत्त बनता है उसकी परिधि बन जा रहा है। यानी कि 2 पाई आर बराबर आयत की चौड़ाई 7 लिख देंगे अगर 7 दिया रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से, और लंबाई को अगर मोड़ करके बनाया जाएगा तो लंबाई हो जाएगा परिधि। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको इस तरीके के प्रश्न में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 5 है, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री को हल कीजिए। तो देखिए कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। आप लोग खुद से भी करते रहिए। अब देखिए कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। अगर इसका मान नहीं याद है तो कैसे याद करेंगे, कोसेक उल्टा होता है साइन का, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और कोसेक 30 का कितना होगा, इसका जस्ट उल्टा, इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा मान 2, 2/1 2। ठीक, तो ये हो गया आपका कोसेक 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री रहेगा। कोसेक 30 डिग्री का जो मान होगा वह 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 2 का स्क्वायर इंटू साइन 45 कितना होता है 1/√2, और माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ये 2 का स्क्वायर 4/√2 माइनस 4 ये आ गया। अब चाहे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हर समान करना चाहे तो हर समान कर लीजिए, या 4 कॉमन लेना चाहें तो 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 1/√2 और यहाँ बचेगा -1। ठीक, और इसी को आगे सॉल्व करना चाहें या तो यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है, ये भी सही होगा, या फिर आप चाहें तो हर बराबर कर सकते हैं, पूरे के बटे √2, और ये हो जाएगा 1 - √2। और इसको चाहें तो 4 को 2 गुणे 2 लिख करके, और इस 2 को √2 × √2 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 -√2/√2, और यहाँ नीचे गुणे में √2 है और यहाँ ऊपर √2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 × 1 - √2। ठीक है, सबसे सही है आप यहीं पे छोड़ दीजिए। बाकी अगर हर को खत्म करना है तो यहां तक भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा।
अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 6। तो संख्या 6 में भी आपको वही प्रश्न दिया गया है। 243 को आप कितना लिख सकते हैं, 3 के घाते 5 और ये है 3/5। ठीक है, गुणा हो जाएगा, जो हो जाएगा यहाँ हर कैंसिल हो जाएगा और 3 के घाते 3 बराबर 27। ये हमने पहले ही प्रश्न में देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है। यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर हो तो उस गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब एक घनाकार गड्ढा है, देखिए इस तरीके से मान लेते हैं जमीन है और जमीन पे यहाँ एक इस तरीके से ये घनाकार गड्ढा है। ठीक है, इस तरीके से ये घनाकार यहाँ पे ये गड्ढा, ये आपकी जमीन है और ये घनाकार गड्ढा है। ठीक, अब ये घनाकार जो गड्ढा है इसके बारे में बता दिया गया, इस घन के बारे में कि इस घन का जो आयतन है यानी कि वॉल्यूम, घन का आयतन a क्यूब कितना होता है, ये बराबर होता है, ये बराबर दिया गया है a क्यूब होता है। घन का आयतन a क्यूब होता है भुजा का क्यूब, भुजा का घन, जो कि दिया गया है आपका 13.824। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है उस गड्ढे की गहराई। अब देखिए जब गड्ढा जो है वह घनाकार है तो इसकी जितनी लंबाई होगी उतनी इसकी चौड़ाई होगी, उतनी ही इसकी ऊंचाई होगी, या हम कहे गहराई। तो यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, गड्ढे की जो गहराई होगी वह घन के भुजा के बराबर होगी। ठीक, तो अब हम घन की भुजा यहां से निकाल लेते हैं। a का मान क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 13.824। अब ये आपको निकालना है इसका क्यूब रूट। अब क्यूब रूट दशमलव संख्या का कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे देखिए 1000 से हम लोग गुणा कर सकते हैं। 1000 से गुणा करेंगे तो ऊपर जब 1000 से गुणा होगा तो 0.3 अंक खिसक जाएगा, तो ये बन जाएगा 13,824। और नीचे 1000 जो होगा उसको हम 10 की घाते 3 लिख सकते हैं और ये जो है ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। क्यूब रूट केवल इस पे बचेगा 13,824 पे। अब 13,824 किसका क्यूब होता है, या तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक, और नहीं भी याद है तो हम निकाल सकते हैं। देखिए 13,824 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड विधि से हम इसका जो है घनमूल निकाल सकते हैं। देखिए 2 से भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 6, फिर 9, फिर 1 और 2, फिर 2 से भाग जाएगा 3, 4 और ये हो जाएगा आपका 3, 4, उसके बाद 5, फिर 6, फिर 2 से भाग जाएगा तो 1 और 7 और 2 और 8, फिर 2 से भाग करिए तो हो जाएगा 8, 6, 4, फिर 2 से भाग जाएगा तो हो जाएगा 4, 3 और 2, फिर 2 से भाग जाएगा तो 2, 1, 6, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 108, फिर 2 से भाग करेंगे तो 5 और 4 54, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 2 और 7 27, 27 में 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 9 बार जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 में 3 से भाग करेंगे 1। अब ये जो हो जाएगा ये अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका। अब 13,000 को आप कितना लिख सकते हैं, 3, 3, 6, 3 9 बार 2 का गुणा और 3 बार 3 का गुणा, यानी कि अब घनमूल में हम क्या करते हैं 3 3 का पेयर बनाते हैं, तो ये 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, यानी कि 2 का 3 बार गुणा और 3 का 1 बार गुणा और बटे में है 10। ये हो गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 बटे 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2.4। 2.4 जो है ये मान आ जाएगा 2.4 और घन मीटर में दिया गया है तो घन मीटर आएगा, यानी कि यहाँ पे जो गहराई हो जाएगी, जो a का मान आ गया वो 2.4 मीटर आ गया, यानी कि गड्ढे की जो गहराई होगी वह होगी 2.4 मीटर। तो इस तरीके से ये भी आपका परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है।
इसमें बस आपका घनमूल का इस्तेमाल हो रहा है कि आपको घनमूल निकालना आता है या नहीं आता है, ठीक है। और एक अंदाजा भी लेकर के आप चल सकते हैं। जैसे देखिए मैं बता दूं आपको, आप जैसे 1 का जो घन होता है 1 होता है, 2 का घन जो होता है वो 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो ये संख्या जो है 8 और 27 के बीच में है, 13.824। तो आपको पता है कि ये जो मान आएगा, जो इसका घनमूल आएगा वह कितना 2 और 3 के बीच में ही आएगा। तो इस तरीके से इतना अनुमान आपको होना चाहिए, ठीक। ये प्रश्न आपने कर लिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ऊपर शीर्ष ना आने की संभावना प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्या बोल रहा है, 2 सिक्के जो हैं एक साथ उछाले गए हैं इस तरीके से, और ऊपर शीर्ष ना आने की संभावना प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 सिक्के जब उछाले जाते हैं तो शीर्ष और चित्त, ये आपका हेड और टेल, या फिर टेल और हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है, या दोनों पे हेड आ सकता है। अब आपसे पूछ रहा है, पहले तो प्रतिशत को छोड़ दीजिए, प्रतिशत किसी भी चीज का हम बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, प्रतिशत चिन्ह लगा लेते हैं। अब आप ज्ञात करिए ऊपर शीर्ष ना आने की संभावना। ऊपर शीर्ष ना आने की संभावना, तो ऊपर शीर्ष नहीं आने की कितनी घटनाएं हो रही हैं। अब देखिए यहां शीर्ष किसी एक पे आ रहा है, और यहां भी किसी एक पे आ रहा है, और यहां तो दोनों पे आ रहा है। केवल एक घटना ऐसी है जहां शीर्ष नहीं आ रहा है। कुल घटनाएं कितनी है, 4। तो 1/4 यह प्रायिकता हो जाएगी ऊपर शीर्ष ना आने की। ये समझ गए आप। अब इसके बाद देखिए इसको प्रतिशत में बदल लीजिए। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पूरा, यहाँ पे पूरा लिखिएगा कि ऊपर शीर्ष ना आने की संभावना का प्रतिशत। तो ये हो जाएगा गुणे 100 और प्रतिशत चिन्ह, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में कट जाएगा। उत्तर आपका हो जाएगा 25%, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर शीर्ष ना आने की संभावना कितनी रहेगी, 25%। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, यदि a 60 अंश हो तो साइन a माइनस कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। अब साइन 60 माइनस कॉस 60, साइन 60 होता है √3/2 और कॉस 60 होता है 1/2। हर बराबर कर लीजिए, √3/-1, यही आपका मान हो जाएगा। √3 - 1/2 यही आपका इसका मान हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 10 है, x² - x - 6 का गुणनखंड आपको करना है। तो a जो है 1 है और c जितना है -6 है, तो a इंटू c कितना आ जाएगा, -6। अब b का मान है -1। इस -1 को आपको 2 चीजों में तोड़ना है, जिसका गुणा करने पे -6 के बराबर आ जाए और जिसका योग करने पे -1 के बराबर आ जाए। तो ऐसी कौन सी 2 संख्याएं होंगी, तो ऐसी 2 संख्याएं जो होंगी, अब गुणा जो है वो माइनस आना चाहिए, तो आपको एक संख्या माइनस रखना पड़ेगा, और जोड़ जो है वो भी माइनस आना चाहिए, तो जो संख्या बड़ी होगी उसको माइनस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे -3 और 2 ये आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए x² - 3x + 2x। जो -x था उसको हमने लिखा -3x + 2x, यहाँ से हमको नंबर्स मिल गए -6। अब इसके बाद x कॉमन लीजिए, x - 3 और +2 कॉमन लीजिए, x - 3 बचेगा। यहाँ पे x कॉमन लेंगे पहले दोनों पदों में, तो x - 3 बचेगा, और यहाँ पे +2 कॉमन है, +2 कॉमन ले लेंगे तो x - 3 बच गया। अब दोनों जगह x - 3 आपको दिख रहा है, x - 3 आप कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ से x - 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच रहा है x, और यहाँ पे बच रहा है +2, ठीक। ये आपका गुणनखंड हो गया, यही आपको करके दिखाना था, ठीक है। इसको आपको इस तरीके से गुणे के रूप में लिखना होता है गुणनखंड में, तो आसानी से कर लोगे आप। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11,
एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो शीट का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब एक आयताकार शीट है जिसकी लंबाई a और चौड़ाई b अगर मानते हैं तो चौड़ाई यहाँ 12 दिया गया है और शीट का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि दिया गया है आपको कितना? 480। a बराबर कितना हो जाएगा? जो लंबाई हो जाएगा 12 चौक 48 40 सेंटीमीटर, ये आपका लंबाई हो जाएगा। ठीक, अब लंबाई हो गया तो परिमाप पूछ रहा है, शीट का परिमाप। अब आयत का परिमाप, शीट जो है आयताकार है तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, अब ये हो जाएगा 2, लंबाई कितनी है आपकी 40 धन चौड़ाई कितनी है आपकी 12, तो 40 और 12 52 दूनी 104 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? आपकी लंबाई होती है, तो ये आ जाएगा 104 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 12 है, एक वृत्त की परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की जो परिधि होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r, और जिसका मान दिया गया है 22। 2 पाई r का मान है 22, तो यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए। 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r बराबर 22। अब सभी को उधर भेज दीजिए, बस r को इधर रहने दीजिए। यहाँ 7 बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और इधर 2 गुणे 22 जो है वह बटे में चला जाएगा। अब देखिए 22 से 22 कट जाएगा, r बराबर 7/2, या लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या आ जाएगा वह 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 13। किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो तो उसे कहते हैं। देखिए इसी में छुपा हुआ है कि किसी चतुर्भुज का प्रत्येक युग्म, चतुर्भुज में कितने युग्म होते हैं? चतुर्भुज में आपके 2 युग्म होते हैं, 2 जोड़े होते हैं भुजाओं के। 2 जोड़े मतलब 2 गुणे 2 4। ठीक है, एक जोड़ा ये हो गया, ये एक जोड़ा ये हो गया। अगर दोनों जोड़े आपस में समांतर हैं तो ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। बस यही आपको लिखना था। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्या 14 है। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, समकोण होता है, ये आपको पता ही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्या 15 है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो चतुर्भुज के कोई भी चतुर्भुजों के अंतःकोणों का योग होता है 360 अंश। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 16 है। त्रिज्या रेडियस किसे कहते हैं? तो आपको पता है वृत्त में किसी निश्चित बिंदु से जो परिधि की दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं तथा सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं, सभी की लंबाई बराबर होती है। ठीक, इतना लिखना था आपको। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न क्या 17 है। केंद्र सेंटर किसे कहते हैं? तो वो जो निश्चित बिंदु होता है वृत्त के अंदर, केंद्र वह बिंदु होता है जहां से किसी वृत्त की परिधि समान दूरी पे होती है। ठीक है, तो वह बिंदु जहां से वृत्त की परिधि जो होती है समान दूरी पे होती है वह बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। ये एक भाषा हो गई। और दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं वृत्त में स्थित वह बिंदु जहां से वृत्त की परिधि की दूरी हमेशा समान रहती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं केंद्र सेंटर। इसके बाद देखिए संख्या 18 है। व्यास डायामीटर किसे कहते हैं? तो एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है तथा दोनों तरफ परिधि से मिलती है, व्यास कहलाती है। एक वृत्त के अंदर
अनंत व्यास खींची जा सकती है तथा खींचे गए सभी व्यास की लंबाई समान होती है। ठीक है, व्यास क्या होता है किसी वृत्त में? केंद्र से होकर के जाने वाली जो रेखा होती है और परिधि पे दोनों तरफ मिलती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं व्यास। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और त्रिज्या की दोगुनी होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 19 है, जीवा किसे कहते हैं? अब परिधि पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उससे हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अगर कहीं भी वृत्त पे कहीं भी दो बिंदु हैं, अगर इसको कोई रेखा मिला रही है, ठीक है, कहीं भी दो बिंदु ले लीजिए, तो ये सब क्या है? ये सब जो है ये सब जीवा कहलाएंगी। ठीक है, ये सब जीवा कहलाएंगी। तो जीवा ऐसी रेखा है जो दोनों तरफ परिधि से मिलती है परंतु केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, जीवा कहलाती। ये गलत है, यहाँ पे ये परिभाषा ही गलत है। यहाँ पे यहाँ तक ये ऐसा कुछ नहीं है कि केंद्र से होकर के, जो केंद्र से होकर के गुजरती जीवा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं व्यास। व्यास भी आपकी एक जीवा होती है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों इन्होंने गलत लिख दिया है, ऐसा नहीं लिखना था। परंतु केंद्र से ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, जीवा एक ऐसी रेखा होती है जो दोनों तरफ परिधि से मिलती है, या सबसे सही डिफिनीशन यही है जो मैंने आपको बताया कि परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जीवा। इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 20 है, x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 का वर्गमूल लेकर के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसका देखिए वर्गमूल लेकर के गुणनखंड ज्ञात करना है। अब देखिए ये दिया हुआ हमको x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, इसका वर्गमूल अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 25 को उधर भेज देंगे तो धन 25 हो जाएगा, यानी कि ये 25 हो जाएगा। और वर्गमूल ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 25। जो है यहाँ जो वर्ग है बराबर के इधर जाएगा तो ये करनी बन जाएगा, और करनी जहां भी हम लगाते हैं वहां प्लस माइनस चिन्ह एक साथ लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि करनी जब भी लगाते हैं तो जो अंदर बैठा है वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो इसीलिए प्लस माइनस लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा 25 का जो करनी लेंगे वह आ जाएगा 5, यानी कि x का मान जो है यहाँ पे 5 और माइनस 5 दोनों हो सकता है। देखिए -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 आएगा, 25 माइनस 25 बराबर 0, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 माइनस 25 बराबर 0। तो x के दो मान मिल गए हमको 5 और -5। इसको लेकर के अगर हम गुणनखंड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x माइनस 5 और x धन 5 बराबर 0, ये गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या 21, दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, तो देखिए सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले क्या करते हैं? माध्यिका निकालने के लिए क्रम में लगाते हैं, तो क्रम में लगाइए 0 सबसे छोटी संख्या, फिर इसके बाद 1, 0 और 1 हमने लिख लिया। अब इसके बाद देखिए 2 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन 3 जो है 2 बार दिख रहा है यहाँ पे, तो 3 को 2 बार लिखेंगे। इसके बाद देखिए 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 लिख लीजिए। 4 के बाद देखिए 5 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 1 2 3 4 बार आ रहा है। 6 जो है 4 बार आ रहा है, तो 6 को 4 बार लिखिए। अब इसके बाद देखिए कौन सी संख्या रह गई है यहाँ पे, तो 9 जो है 2 बार आ रही है, यही 9 जो है बची हुई है, तो 9 को 2 बार लिख लीजिए। अब यहाँ पे गिनती एक बार कर लिया करिए। देखिए 4 4 8 और 3 11, 4 4 8 3 11, 11 संख्याएं हमको दी गई थी, 11 संख्याओं को हमने लिख लिया है। अब n बराबर है 11 जो कि विषम है, विषम है तो विषम वाला फार्मूला लगेगा। माध्यिका बराबर हो जाएगा n धन 1 बटे 2वें पद का मान। ठीक, n की वैल्यू है 11, 11 धन 1 यानी कि 12, 12 बटे 2 यानी कि 12 बटे 2 का मान कितना हो जाएगा?
6वें पद का मान, 6वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, 6वां पद हमारा 6, 6वें पद का मान ही 6 है, तो यहाँ पे 6वां पद, 5 पद इधर छूट गए, 5 पद इधर छूट गए, ये हमारा 6 जो है ये माध्यिका हो गया, मध्यांक, बिल्कुल बीच का अंक। इसके बाद देखिए पूछा क्या 22 है, यहाँ पे कर्णीगत राशियां लिखी हैं, तो कर्णीगत राशियां ऐसी राशियों, ऐसे अंकों को लिख दीजिए, कर्णी लगा दीजिए और अंक ऐसा लिख दीजिए जिसका जो है जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर वर्गमूल वाला लगा रहे हैं और यहाँ पे क्यूब रूट लगा करके आप चाहे तो 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कर्णीगत राशियां यही सब है, कर्णीगत राशियां आपकी जिनका कर्णी जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, कर्णीगत राशियां कहते हैं। तो बाकी अगर कर्णी में 4 आप लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2, तो ये कर्णी में रह नहीं जाएगा, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, ऐसी संख्याओं को लिख देंगे जिसका कर्णी जो है वो नहीं निकलता है, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ऐसी संख्याओं को कर्णी में दर्शा देंगे। अब इसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए प्रश्न क्या 23 है, कर्णी का घातांक बताइए, कर्णी का घातांक, कर्णी का घातांक। यहां पे समझिए कि कर्णी का घातांक यानी कि कर्णी को घात के रूप में बदलने पर क्या अंक आता है, वही हमारा होता है कर्णी का घातांक। जैसे कर्णी में 5 लिखा है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर घात के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 के घाते, यहाँ पे कितने घात की करनी है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 2, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिखते हैं 1/2, 5 के घाते 1/2। इसी तरीके से अगर करनी में 5 होता और ये क्यूब रूट होता, करनी घात 3 होती, तो इसको लिखते हैं 5 के घाते 1/3। तो किसी राशि का जितना करनी मूल हो वही घातांक है। जैसे में यहाँ गलत लिखा है, √2 का घातांक 1/2 और इसका भी घातांक जो होगा 1/2 होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसमें घातांक कितना होगा 1/2, ठीक है। तो आपको प्रश्न ऐसे भी मैंने कराए हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछेगा क्यूब रूट ऑफ 5 का घातांक आप लिखिए, इसको घात में परिवर्तित करिए, तो इसको घात के रूप में ऐसे लिखा जाता है 5 के घाते 1/3, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 24 है, घनमूल निकालने की कितनी विधियां हैं। तो घनमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं। अभी मैंने घनमूल आपको निकाल के दिखाया था, तो वो कैसे दिखाया था, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया था, वो होती है आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, या शॉर्ट में गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड बोल देते हैं। और दूसरी होती है हमारी भाग विधि, ये घनमूल निकालने का लघु विधि आप बोल दीजिए, शॉर्ट मेथड। तो यहाँ पे 2 विधि जो है जिससे आप घनमूल निकाल सकते हैं। ज्यादातर घनमूल जो है जो हमने सीखा है वो इसी मेथड से यहाँ पे गुणनखंड विधि द्वारा हम निकालते हैं, ठीक है। और वर्गमूल में हम भाग विधि का भी प्रयोग करते हैं। अगर वर्गमूल की बात करेगा तो यहाँ पे गुणनखंड विधि और भाग विधि आप लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से आसान भाषा में सभी लोग जितने भी प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण राजन सीरीज में दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को वो तैयार कर पाए और अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। तो जरूर आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको यह क्लास कैसी लगी, और इस क्लास को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF आपको मिल जाए राजन सीरीज का, और पवन सीरीज जो मैं सॉल्व कराऊंगा पवन सीरीज का, और जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसका नोट्स आपको मिल जाए, और ये सब क्लासेस जो हैं कंप्लीटली आप बिना किसी डिस्टरबेंस के देख पाए, तो हमारा ऐप है अस्तित्व एकेडमी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, उसको डाउनलोड करिए। वहां पे आपको 4 सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। एक नाम मात्र के फीस में आप 8 विषय 6 महीने पढ़ पाओगे,
ठीक है, तो उसके लिए आपको ऐप जरूर डाउनलोड करना है, जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक ऐसे बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।